अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप किसी ऐसी चीज का पता लगा सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा? आप उसको छू नहीं सकते, आप उसकी तस्वीर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। सुनने में साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हर दिन ये होता है। और इसके पीछे है एक ऐसी इक्वेशन जिसे कई वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन अचानक नहीं आई, इसके पीछे छुपी है लगभग 30 वर्षों की साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आज हम उसी कहानी को समझेंगे। 1900 से पहले ऐसा लगता था कि साइंटिफिक वर्ल्ड में सब कुछ खोजा जा चुका है। न्यूटन्स के लॉ हो गए, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हो गई, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो गए, यानी हमें लगता था कि अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जो नया डिस्कवर करना है। फिर नेचर ने एक एक करके ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिसका कोई जवाब नहीं था। पहले आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसका क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई जवाब नहीं था। फिर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद आया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेशली बात करें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और वो अपनी एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पाई। यहीं से शुरू होता है क्वांटम रिवॉल्यूशन। 1900 में मैक्स प्लैंक ने कहा एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट होती है वो स्वयं फोटोन से मिलकर बनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1924 में। एक युवा वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया? दुनिया के सामने एक पागलपन वाला विचार रखा। उन्होंने बोला अगर लाइट पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकती है, जो मैटर पार्टिकल होते हैं वो भी तो वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और उन्होंने दिया मैटर वेव हाइपोथेसिस, और यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको आप पढ़ते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। अब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक मैटर वेव है तो उसके लिए भी तो कोई वेव इक्वेशन होनी चाहिए। और यही सवाल आया था एक साइंटिस्ट के दिमाग में जिनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने मैटर वेव के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। हैमिल्टोनियन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और एनर्जी कंजर्वेशन, इन तीनों को जोड़कर 1926 में दुनिया को दी श्रोडिंगर इक्वेशन। यह पहली ऐसी इक्वेशन थी जो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नहीं बताती, बल्कि उसके वेव फंक्शन के बारे में बताती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग खुद श्रोडिंगर समझ नहीं पाए। लेकिन कुछ महीनों बाद मैक्स बोर्न नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने ये बताया कि जो ये वेव फंक्शन है, जो साई से जिसको डिनोट किया गया है, वो कोई फिजिकल वेव नहीं है, लेकिन अगर मैं इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दूं तो ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। यानी क्वांटम मैकेनिक्स हमें पहली बार बता रही थी कि नेचर निश्चित नहीं है, ये संभावनाओं पर आधारित है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द नेचर। आज जब वैज्ञानिक एटम, मॉलिक्यूल, सेमीकंडक्टर, केमिकल बॉन्ड, लेजर, एलईडी, एमआरआई मशीन या न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से हमें मिलते हैं आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, क्वांटम टनलिंग, केमिकल बॉन्डिंग और पूरे क्वांटम मैकेनिक्स की नींव। और यही कारण है कि बहुत सारे वैज्ञानिक इसे हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। लेकिन आज हमने केवल इसकी कहानी सुनी है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि आखिर यह इक्वेशन बताती क्या है, हैमिल्टोनियन कहाँ से आता है, वेव फंक्शन क्या होती है और टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या अंतर है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर
डीप में स्टडी करना चाहते हो तो हमने इस पर एक पूरी लेक्चर सीरीज बनाई हुई है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि बीएससी के बच्चों के लिए खासकर डिजाइन है। आप उस लेक्चर सीरीज में जाइए और उसको देखिए और श्रोडिंगर इक्वेशन का आनंद लीजिए।